कहानी की शुरुआत में राइटर हमें बताता है कि जब लोगों पर मुसीबत आती है तो वे भगवान को याद करते हैं, चाहे वो जीसस हो, बुद्धा हो या अन्य कोई भगवान हो। वे उसी को याद करते हैं जिसकी वह सेवा करते हैं और इच्छा करते हैं कि वो उनकी रक्षा करेंगे। हालांकि यह बात और है कि अब गॉड्स भी खतरे में हैं। फिर हमें सिस्टम विंडो की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर काउंटिंग पूरी हो चुकी थी और बताया जाता है कि रिजल्ट यह है कि तभी नेक्स्ट सीन में हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो किसी अनजान जगह पर बेहोश पड़ा था। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वह उठते हुए कहता है कि मैं पक्का श्योर हूँ कि मैं मर चुका था, पर अब इन सब का कुछ मतलब नहीं है। मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर की रचना पर लागू होती है। तभी अचानक से एमसी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होती है और जिसमें लिखा था, विंडो अभी ओपन नहीं हो सकती, आपके पास इसकी परमिशन नहीं है, यह लोकेशन हमारे सिस्टम में एक्सेस नहीं हो रही है। हमारा एमसी सोचता है कि मेरी डिवाइन पावर, मेरा विश्वास, मेरी डिवाइन अथॉरिटी सब कुछ मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिया गया। मेरी होलीनेस टूट गई और मेरी डिवाइन पावर भी चली गई, लेकिन फिर भी मुझे इतना अच्छा क्यों महसूस हो रहा है। तभी पीछे से उसे कुछ लोगों के आने का एहसास होता है और जब वह पीछे देखता है तो वहाँ से एक बोट आ रही थी जिस पर एक हेटमैन और उसका एक जूनियर था। तभी उनमें से वह हेटमैन हमारे एमसी से कहता है कि क्या तुम ही गॉड्स हंटर ली चांगसेन हो? क्या मैं सही हूँ? तुम्हारे पिता ली जोम्यांग और माता योआ है और तुम्हारा जन्म अर्थ पर 25 दिसंबर 2001 को साउथ कोरिया में हुआ था। तुम किसी कारण आर्केडिया ग्रह पर 2027 में चले गए थे और एक स्टार बन गए। वहाँ पर तुमने 10 लाख से भी ज़्यादा गॉड्स को मारा था, एक अप्रिय गॉड्स। फिर तुम्हें पकड़ लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। तुम्हारे चेहरे की बनावट को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि तुम वही हो। क्या तुम अब जवाब देना चाहोगे? उसकी बातों को सुनकर हमारा एमसी उस पर अटैक कर देता है और वह हेटमैन भी जल्दी से उसके अटैक को डॉच करता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर हमारे एमसी पर अटैक करता है। एमसी भी अपनी पावर को गैदर करके एक मुक्का उसको मारता है। जब दोनों का अटैक टकराता है तो एक बहुत बड़ी शॉक वेव क्रिएट होती है। वह हेटमैन भी एमसी की इतनी खतरनाक पावर को देखकर शॉक हो जाता है। हमारा एमसी बिना एक भी मिनट देर किए फिर से उस पर अटैक करता है। वह हेटमैन बड़ी मुश्किल से उसे डॉच करता है और अपनी बोट पर आकर रुक जाता है और सोचता है कि यह बंदा सच में बहुत स्ट्रांग है। एमसी अपने चेहरे से पानी को साफ करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है। तभी अचानक से एमसी के चारों ओर गोल्डन क्यूब आ जाते हैं और एमसी को वहीं पर कैद कर देते हैं। वह हेटमैन कहता है कि यह एक डिवाइन लॉक है, यह गॉड्स को भी इतना कमज़ोर कर देता है कि कोई ह्यूमन भी उसे मार सकता है। इसके कुछ मतलब नहीं है वह कितना स्ट्रांग है। एमसी मन में सोचता है कि मुझे लगा कि मुझे माफ़ कर दिया गया है क्योंकि मैंने अपनी सज़ा के बाद किसी गॉड्स को नहीं देखा। एमसी हेटमैन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? वह हेटमैन कहता है कि माफ़ करना मुझे अपना परिचय इतनी देर से देने के लिए। मैं हूँ यूल, पाताल लोक का एक टॉप अरेस्टर। एमसी पूछता है कि क्या पाताल लोक, क्या यह मृत्यु के बाद की जगह है? हेट्समैन कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और तुम जो देख रहे हो यह स्टाइफ रिवर है। एमसी कहता है कि मैंने सुना है कि एक गॉड जिसे गॉड पनिशमेंट के कारण लाया गया हो वह मौत से नहीं बच पाएगा, तो फिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? हेट्समैन कहता है कि यह सही है, पर तुम मूल रूप से हमारे अधिकार क्षेत्र में हो। अभी के लिए इतना ही, चलो साथ चलकर बातें करेंगे। जो आपको यहाँ लाया है वह तुम्हारा वेट कर रहा है। एमसी भी चुप हो जाता है और साथ चलने लगता है। हेट्समैन कहता है कि आर्केडिया उस धरती से बिल्कुल अलग दुनिया है जिस पर तुम मूल रूप से रहते थे। एमसी कहता है, क्या इसका उस अधिकार क्षेत्र से कुछ लेना देना है जिसके बारे में आपने अभी बात की? हेट्समैन कहता है कि हाँ बिल्कुल। मनुष्य जीवन रिकॉर्ड के साथ जीते मरते हैं जिसमें उनकी मृत्यु की तारीख और भाग्य दर्ज होता है और जीवन के रिकॉर्ड का उपयोग केवल उसी क्षेत्र में किया जा सकता है जहां इसे लिया गया हो। एमसी भी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। हेट्समैन कहता है, लेकिन उनमें से एक अचानक उससे अलग हो गया। हमने उसे बहुत ढूंढा पर वह किसी अजीब जगह पर चला गया। एमसी कहता है, क्या आप कह रहे हैं कि वह आर्केडिया था? हेट्समैन कहता है, हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह एक गॉड बन गया और चारों तरफ तबाही भी कर रहा था। हमें भी तुम्हें वापस लाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ा।
एमसी चुपचाप से उसकी बातें सुन रहा था और उस बारे में सोच रहा था जब पहली बार उसकी सिटी में डंजन ब्रेक हुआ था। एमसी कहता है, तुमने इतनी परेशानी क्यों उठाई? तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होता कि तुम मेरे अस्तित्व को ही ख़त्म कर देते। हेड्समैन कहता है, कैसे पता चलेगा कि मैं वही करता हूँ जो मेरे उच्च अधिकारी मुझसे करने के लिए कहते हैं? एमसी उससे पूछता है, तो वह सुपीरियर कौन है जिसने यह निर्णय लिया? हेड्समैन कहता है, थैनोस। वह टार्टरस के साथ अबेवस का कमांडर है और कुछ लोग उसे डार्क किंग कहते हैं। हम आ गए हैं, अब से मुझे करीब से फॉलो करना। फिर वे दोनों पैलेस की तरफ उड़ जाते हैं। रास्ते में हेड्समैन बताता है कि जो जगह तुम देख रहे हो वह फायर हेल है और यह आइस हेल है। एमसी कहता है, लगता है वे एक अलग ही लेवल पर होंगे। आखिर वे क्या हैं? हेड्समैन कहता है, मैंने सुना है कि तुम एक अप्रिय गॉड बनने से पहले एक बैटल गॉड थे। एमसी कहता है, ऐसा लगता है कि आप इसमें रुचि रखते हैं। हेड्समैन कहता है, वे एक फॉलन स्टार हैं। टार्टरस न केवल मृत आत्माओं की सज़ा का न्याय करता है बल्कि ईविल एंड डेमोनिक आत्माओं को सील करने वाले गॉड्स के रूप में कार्य करता है। एमसी कहता है, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। हेड्समैन कहता है, अगर हेवन में उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो कौन इसके बारे में गपशप करेगा? तभी हमें नीचे कुछ वर्कर दिखाए जाते हैं जो कुछ काम कर रहे थे। हेड्समैन कहता है, ये सभी वो लोग हैं जिन्हें कुछ काम करने की सज़ा दी गई है, क्योंकि इन लोगों के पाप कुछ ज़्यादा बड़े नहीं थे। कुछ समय बाद वे फॉलन स्टार के पैलेस के बाहर पहुंच जाते हैं। हेड्समैन कहता है, यही वह जगह है। वह फॉलन स्टार को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं यूल गॉड सेंटर को लाया हूँ, जैसा कि मेरे मास्टर ने आदेश दिया था। तभी दरवाज़ा खुलता है और उन लोगों को कोई अंदर बुलाता है। एमसी के सामने सिस्टम विंडो आती है जो बताती है कि डार्कनेस की आंखें आपको ऑब्जर्व कर रही हैं। एमसी को भी इतनी खतरनाक प्रेजेंस फील होती है, परंतु एमसी को सोते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है यह मज़ेदार होगा। नेक्स्ट सीन हमें पैलेस के अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे एमसी के सामने डार्क लॉर्ड बैठा था। एमसी भी उसे ही देख रहा था। डार्क लॉर्ड कहता है कि क्या तुम ही हो गॉड सेंटर? पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर तुम धरती पर ही रहते तो तुम्हें क्या लगता है कि मरने के बाद तुम कहाँ जाते? एमसी कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। डार्क लॉर्ड कहता है कि नरक में। एमसी सोचता है, क्यों? डार्क लॉर्ड कहता है कि 21 जून 2024 को जब तुम एक प्रोग्रामर थे, तुमने अपनी टीम के एक साथी की गलती के बाद बहुत इंसल्ट की थी, जिसका उसे बहुत बड़ा सदमा लगा। फिर वह यूल से पूछता है कि इसे इसकी क्या सज़ा मिलती है। यूल कहता है कि इसे जो सज़ा मिलेगी वह यह है कि 15 दिन तक जीभ पकड़ने वाले नरक में उसकी जीभ खींची जाएगी। डार्क लॉर्ड कहता है, जैसा इसने कहा, और अप्रैल 9 को 2024 को तुमने अपने एक पुराने दोस्त की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया क्योंकि तुम गेम खेल रहे थे। यूल कहता है कि यह नाइफ हेल मॉन्स्टर में होगा। डार्क लॉर्ड कहता है, सितंबर 2017 तुमने स्कूल जाते समय एक चींटी को कुचल दिया और मार दिया, और इसलिए 4 दिन तक तुम्हें पॉइजनस स्नेक हेल में बिताने होंगे। 2009 में तुमने सोते समय अपना बिस्तर गीला कर दिया और इसका दोष कुत्ते पर लगा दिया। इसके लिए जीभ फाड़ने वाली हेल में 10 दिन और एक्स्ट्रा बिताने होंगे। और 26 साल कोरिया में रहने के बावजूद तुम एक भी लड़की को हाथ तक नहीं लगा पाए। इसके लिए तुम्हें 10 दिन डार्कनेस के हेल में बिताने होंगे। एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि आप करने की कोशिश क्या कर रहे हो? वे दोनों उसकी तरफ देखते हैं और डार्क लॉर्ड कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ऐसा लगता है तुमने धरती पर एक सिंपल लाइफ जी है, लेकिन तुम आर्केडिया में एक अलग ही पर्सन थे। तभी एक स्क्रॉल को खोलता है और दिखाता है कि एमसी ने कैसे एक मैड डीमन की तरह लोगों को मार रहा था। एमसी कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो और तुमने मुझे क्यों बचाया? डार्क लॉर्ड कहता है, मैंने सोचा कि तुम मेरे साथ कुछ काम कर सकते हो। एमसी कहता है, क्या काम? डार्क लॉर्ड कहता है कि हाँ, कुछ काम। गॉड शपथ तोड़कर मनुष्यों तक पहुंच रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जगह मॉर्टल दुनिया में जाओ और उनका न्याय करो। एमसी कहता है, क्या तुम मुझे रीइंकारनेट करने जा रहे हो? डार्क लॉर्ड कहता है, तुम्हें वहीं ले जाएगा जहाँ पर तुम पहले थे। तभी वह अपनी पावर से स्पेस को ओपन करता है। एमसी यह देखकर शॉक हो जाता है और खुश भी। डार्क लॉर्ड कहता है कि तुम्हारी आंखों में इतनी नमी,
मुझे लगा था कि तुम इमोशनलेस हो, पर ऐसा नहीं है। एमसी कहता है कि यह अच्छा है क्योंकि यह मेरा बर्थ प्लेस है। डार्क लॉर्ड कहता है अगर तुम यह देखोगे आगे क्या होने वाला है तो तुम ज़रूर बेहोश हो जाओगे। एमसी कहता है क्या मतलब? तभी अचानक से वह स्पीड से अर्थ की तरफ बढ़ने लगता है और कोरिया में अपने शहर की सड़क पर देखता है कि एक शराबी जा रहा है। शराबी भी अचानक से पीछे मुड़ता है और एमसी बैक टू नॉर्मल हो जाता है। एमसी शॉक होते हुए कहता है कि वह मुझे बात मत बताना कि तुम। डार्क लॉर्ड कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, यह तुम्हारी पनिशमेंट होगी। एमसी कहता है कि आप मुझे यह अवसर क्यों दे रहे हो? डार्क लॉर्ड कहता है क्योंकि तुम उनका शिकार करने के लिए एकदम सही हो। तुमने आर्केडिया में रहते हुए अउआ, देवा और चैन जैसे दूसरे वर्ल्ड को नष्ट कर दिया था। क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? तुम जिस डंजन गेट से गुजरे, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ होगा? एमसी कहता है इसका मतलब है कि शपथ तोड़ी गई। क्या उन्हें धरती का लालच था? डार्क लॉर्ड कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वे अभी भी इसके पास जा रहे हैं। एमसी कहता है पाताल लोक सीधे आगे क्यों नहीं आ रहा है? डार्क लॉर्ड कहता है क्योंकि वे शपथ की खामियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारे पास उन्हें सीधे रोकने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन एक इंसान सीधे उनका सामना कर सकता है। यह अलग बात है क्योंकि शपथ में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एमसी कहता है कि तो तुम शिकार करने वाले कुत्ते की तरह मुझे इस्तेमाल करने जा रहे हो और शिकार होने के बाद मुझे मार दोगे। डार्क लॉर्ड कहता है नहीं, यह तो एक सज़ा है। जब सब खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों से मुक्त कर दूंगा और बोनस के तौर पर तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। एमसी भी खुश हो जाता है और डार्क लॉर्ड कहता है अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो एक व्यापार के बारे में क्या ख्याल है? यह तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। ठीक है, बेशक मैं तुम्हें अपना जागीरदार बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। एमसी कहता है क्या एक उपहार, और वह क्या है? डार्क लॉर्ड कहता है अथॉरिटी। एमसी यह सुनकर कुछ देर चुप हो रहता है, फिर कहता है कि क्या यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आप इतनी आसानी से बांट सकते हैं? यह पाताल लोक के नियमों के विरुद्ध होना चाहिए। डार्क लॉर्ड कहता है पाताल लोक स्वयं मेरे अधीन है। यह तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए एक उपहार माना जा सकता है। अच्छा, तो तुम क्या ऐसा करोगे? एमसी भी एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि अगर आप मुझे इतना सब कुछ दे रहे हो तो मना करने का कोई कारण नहीं है। डार्क लॉर्ड कहता है बहुत बढ़िया, तो लेन देन पूरा हो जाएगा, और खुश होते हुए कहता है कि अब तुम्हारा रीइंकार्नेशन शुरू होगा। सभी लोग रिग्रेशन गेट खोलने के लिए तैयार हो जाओ। एमसी भी खुश होते हुए गेट की तरफ बढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें यूल और एमसी को रिग्रेशन गेट की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, जहां यूल एमसी से कहता है कि तुम एक बात मत भूलना कि तुम अब कोई गॉड नहीं हो। तुम अर्थ पर एक ह्यूमन बनकर ही जा रहे हो। तुम्हारे पास ना तो पावर होंगी ना ही डिवाइनिटी। तुम्हें शुरुआत से शुरू करना होगा। एमसी भी कहता है हाँ, मैं इस बात का याद रखूँगा। यूल कहता है इसके अलावा तुम्हारी आत्मा अभी भी डिवाइन लॉक से बंधी हुई है। जिस वक्त हमें तुम पर शक होगा यह लॉक एक्टिवेट हो जाएगा, इसलिए तुम कंट्रोल रखना। एमसी कहता है इसके इतने लंबे भाषण से मेरे कान में दर्द होने लगा है। यूल कहता है अब तुम इस गेट को पार करो। एमसी भी एक लंबी जंप लेता है और गेट की तरफ बढ़ने लगता है। रीइंकार्नेशन गेट को पार करने से पहले वह यूल से कहता है कि अगर मौका मिलेगा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। यूल कहता है मैं उस वक्त का इंतज़ार करूँगा, तुम्हें भी हमें याद रखना होगा। एमसी कहता है हाँ, मैं ज़रूर याद रखूँगा, और वह गेट में जंप लगा देता है। फिर हमें यूल को एक डेविल स्माइल देते हुए दिखाया जाता है, जो कह रहा था कि तुम एक दूत हो, पाताल लोक की पावर उधार ले रहे हो। नेक्स्ट हमें एमसी की तरफ दिखाया जाता है, जो अर्थ की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। तभी सिस्टम विंडो अपीयर होता है, जो कहता है कि तुमने रिग्रेशन गेट को सक्सेसफुली पार कर लिया है और अब तुम नए सर्वर से जुड़ चुके हो। ज़रूरी डाटा डाउनलोड हो रहा है, सिस्टम अपडेट हो रहा है, कृपया कुछ देर वेट करें। तुम्हारी पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटर की है। एमसी खुश होते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सिस्टम कहता है यह स्थान अर्थ है। नेक्स्ट एमसी की आंखें एक जंगल में खुलती हैं, जो ज़मीन पर लेटा हुआ था, और उसके चारों तरफ कुछ लोग थे जो बहुत परेशान लग रहे थे। सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि आप अपने पिछले जीवन की यादों के साथ रीइंकार्नेशन हो चुके हो। एमसी सोचता है कि इसलिए इस तरह की चीज़ें भी एक अचीवमेंट बन जाती हैं।
नेक्स्ट हमें एक लड़की को घबराते हुए कहते हुए दिखाया जाता है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। कहीं से एक गेट अपीयर हो गया। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना। एमसी सोचता है कि ब्लैक हेयर वाले और ब्राउन आँखों वाले ये लोग जो कोरियन बोल रहे हैं, सच में मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ। तभी वो अचानक से उठ जाता है और अपने आसपास की जगह को देखता है और सोचता है कि जब डार्क लॉर्ड ने उससे कहा था कि तुम जहाँ जा रहे हो वह अर्थ है, पर अर्थ भी नहीं है। दूसरी दुनिया के गॉड्स भी निगाहें से बचते हुए तुम्हें किसी जगह पर भेजना इतना भी आसान नहीं है। एमसी पूछता है तो मैं कहाँ जाऊँगा? डार्क लॉर्ड कहता है एक डंजन में, एक रैंडम डंजन ब्रेक में। नेक्स्ट प्रेजेंट में लोग बहुत घबरा रहे थे और कह रहे थे कि मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा। कुछ लोग तो वापस जाने को कह रहे थे। तभी सभी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है और सभी से कहता है कि आप सभी का डंजन फॉरेस्ट में स्वागत है। वर्तमान लोगों की संख्या 431 है। सिस्टम में एक एरर आ गया है। नई काउंटिंग में अब संख्या 432 हो गई है। डंजन मिशन शुरू हो रहा है। प्रत्येक प्रतिभागी की क्षमता को देखते हुए पर्याप्त कठिनाई वाला एक मिशन चुना गया है। जंगल में रहने वाले डीमंस को ख़त्म करें और पहाड़ की चोटी पर चढ़ें। जंगल को 5 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग में एक अलग प्रकार के डीमंस रहते हैं और मिशन थीम है डेवलपमेंट। विकास के लिए अलग अलग तरीकों की आवश्यकता होती है, इसलिए कृपया इसे ध्यान में रखें। सभी प्रतिभागियों को एक अलग सिस्टम विंडो दिया जाएगा। वी विश यू गुड लक। फॉरेस्ट का पहला भाग खुल चुका है। इस नोटिफिकेशन के साथ ही एमसी फॉरेस्ट की तरफ भागने लगता है। लोग उसे देखते हैं और कहते हैं कि अरे यह खतरनाक होगा, पर वह नहीं सुनता और फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। उसमें से एक लड़का कहता है कि क्या यह एक प्लेयर है? वह लड़की कहती है कि वह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है, क्या वह हो सकता है द टायरेंट? नेक्स्ट हमें एमसी को दिखाया जाता है जो फॉरेस्ट में भाग रहा था और कह रहा था कि यह बहुत बुरा है। मैंने अभी ज़्यादा नहीं दौड़ा और मेरी सांस फूल रही है। पहले मुझे अपनी बॉडी की जांच करनी होगी। वह सिस्टम विंडो को बुलाता है। सिस्टम कहता है कि विंडो ओपन नहीं हो रहा है, आपके पास इसका अधिकार नहीं है, आपका अधिकार रद्द कर दिया गया है। सिस्टम को आंशिक रूप से अपडेट किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर की अधिकार का यूज़ करके विंडो ओपन हो सकती है। तभी उसकी प्रोफाइल विंडो ओपन होती है जिसमें उसका नाम ली चांगसेन, डिवाइन नाम गॉड सेंटर और उसके सीक्रेट टाइटल और होली पावर, स्किल्स, अथॉरिटी सभी अननोन दिखा रहा था। एमसी कहता है ये सब क्या बकवास है, लेकिन उस वादे का क्या हुआ जो डार्क लॉर्ड ने मुझसे किया था? सिस्टम कहता है कि विंडो को अपडेट करके रिफ्रेश किया गया है। इस बड़ी प्रोफाइल विंडो में नाम ली चांगसेन, लेवल 0, स्ट्रेंथ 3, विटालिटी 2 मैजिक, स्किल्स सोल कलेक्शन और स्वॉर्ड स्किल लेवल 1 पर और अथॉरिटी। सोल कलेक्शन स्किल में टारगेट पर्सन की आत्मा को स्टोरेज में कैद करके शुद्धिकरण फर्नेस में जलाकर उसके कर्मों को ले सकते हैं। स्किल लेवल 1 और इसकी अथॉरिटी भी 1 है। इफेक्ट घाव को ठीक करना, शरीर को मजबूत करना। एमसी सोचता है कि आत्माओं की देखरेख करने की अपनी क्षमता के कारण ही पाताल लोक के गॉड को इतना उच्च पद मिला है। आत्मा संग्रह एक ऐसा अधिकार है जो किसी को अपने अच्छे कर्मों को दूसरे को देने और यहाँ तक कि जले हुए कर्मों पर कब्जा करने की अनुमति देता है। हर बार जब कोई डेमन पराजित होता है तो उसकी आत्मा को भी इकट्ठा करके आप अधिक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी स्टेमिना को कम करने और घावों को जमा करने से बचा सकते हो। जब आपको दुश्मन से पूछताछ करने की आवश्यकता होती है तो आप उन्हें यातना देने और उनसे पूछताछ करने के लिए उनकी आत्मा को भी बुला सकते हो। और दूसरी स्किल स्वॉर्ड स्किल है जो तुम्हें उन अपराधियों को दंडित करने के लिए प्रोस के रूप में काम करने के सक्षम करती है जिन्होंने मृत्युदंड को तोड़ा है। स्किल 1 प्रभाव, दंड देना, बुराई को दंडित करना, अधिकार चुराना। अधिकार निश्चित रूप से डिवाइनिटी की पावर है, पर स्वॉर्ड स्किल के साथ आप किसी भी डिवाइनिटी को छीन सकते हैं और उसे सील करके उसके अधिकार को चुरा सकते हैं। लॉजिकली असीमित अधिकारों को हासिल करना भी संभव है। प्रेजेंट सीन में एमसी सोचता है कि मुझे धोखा नहीं दिया गया। यह पाताल लोक के लॉर्ड के लिए इतना आसान नहीं होना चाहिए था। वह दूसरी दुनिया के गॉड से ज़रूर बहुत नाराज़ होगा, लेकिन अभी मैं स्वॉर्ड स्किल का यूज़ नहीं कर पाऊँगा। अगर प्योर एबिलिटीज़ से देखा जाए तो स्वॉर्ड स्किल और सोल कलेक्शन से कई गुना बेहतर स्वॉर्ड स्किल है,
पर अभी सिचुएशन थोड़ी टफ है और टारगेट एक अपराधी होना चाहिए जिसने शपथ तोड़ी हो, और भले ही वे अपराधी हों, अगर मैं उन्हें ठीक से ख़त्म नहीं कर पाया तो मुझ पर जवाबी हमला होगा, तो इस बीच में उसे सील कर दूंगा। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि ब्लैक मैम्बा ने आपको ढूंढ लिया है, और अचानक से वह ब्लैक मैम्बा एमसी पर अटैक कर देता है। एमसी उसके अटैक से डॉज करता है और एक डैगर निकालकर उस पर अटैक करता है। ब्लैक मैम्बा एक ही अटैक में मारा जाता है। एमसी सोचता है कि ऐसे ही डीमंस को मारकर मैं और भी मजबूत हो जाऊंगा जितनी जल्दी हो सके। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आपने ब्लैक मैम्बा को एक ही अटैक में मार डाला है। आपने एक नई शॉट टेक्निक बनाई है जो काफ़ी बेहतरीन है। आपका लेवल अप हो चुका है, स्ट्रेंथ 2 हो चुकी है और नक्षत्र का शिकार करने वाले आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। एमसीवी यह सब देखकर खुश हो जाता है और एक स्माइल देता है। नेक्स्ट हमें डंजन के बारे में बताया जाता है कि यह एक प्राकृतिक आपदा की तरह ही एक आपदा है। इतना ही नहीं बल्कि यह एक यूनिक अपॉर्चुनिटी की शुरुआत है। यह गॉड्स और अलग अलग गैलेक्सी को मेंटेन करने वाले गॉड्स के लिए भी एक मौका होता है कि ये लोग अपने डिसाइपल और कुछ चूजन वन के माध्यम से अपने वर्चस्व को फैलाने के लिए उन्हें ऐसे डंजन मिशन में भेजते हैं। इसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस ऐसे लोगों को चुना जो उनकी जगह उनके इरादों को अंजाम देंगे, और तमाम ऐसे लोग जिन्हें गॉड्स की कृपा और पावर की भूख थी वे सभी डंजन में प्रवेश कर गए, और अनगिनत लोग गॉड्स की बेरुखी के कारण मारे गए। मनुष्यों के प्रदर्शन के लिए कोई संभावना नहीं थी। उन घमंडी और क्रूर गॉड्स को संतुष्ट करने के लिए केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जो किस्मत और आशीर्वाद के साथ पैदा हुए थे उन उम्मीद पर खरे उतरे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ज़बरदस्त टैलेंट दिखाया। फिर नेक्स्ट हमारे एमसी ली की तरफ दिखाया जाता है, जिसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि कुछ गॉड्स आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ली स्माइल करते हुए कहता है कि ओ ऐसा है, तो क्या मैं इसे एक जैकपॉट कह सकता हूँ। फिर हमें उस गॉड्स के बारे में बताया जाता है। ली कहता है कि ए गुड सीजन टू हंट। इसका असली नाम बाबिल साग है। यह गॉड एक बैटल के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सभी प्रकार के बैटल वेपन को प्रयोग कर सकता है। हालांकि यही कारण है कि ली ने उसे एक जैकपॉट कहा है। हालांकि उसकी ऐसी हालत की जिम्मेदार उसकी माँ त्यामत है, जो एक ईविल ड्रैगन थी। इतनी महत्वपूर्ण हस्ती मुझसे इंटरेस्ट दिखा रही है, ऐसा लगता है कि मेरी छोटी स्वॉर्ड स्किल उसके लिए दिलचस्प थी। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि यह गॉड्स यह जानने में उत्सुक है कि आप किस प्रकार के शिकार कौशल को दिखाएंगे। ली एक फाइटिंग पोज देते हुए कहता है कि मैं उसकी उम्मीद पर ज़रूर खरा उतरूंगा। फिर ली को कुछ स्मेल होता है और वह कहता है कि इस जंगल में चारों तरफ पॉइजन फैल चुका है और अधिकांश मॉन्स्टर में भी पॉइजन होगा। अगर ऐसा है तो मेरी कई योजनाओं में से क्या मुझे प्लान सी के साथ चलना चाहिए। तभी ली के पीछे और भी मम्बा स्नेक आने लगते हैं। ली कहता है कि मेरी स्नेक हंटर पर्सनैलिटी के साथ जो सांपों का शिकार करने के लिए है अब और भी मज़ा आएगा, और वह ब्लैक मम्बास को मारना शुरू कर देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि एक लो ग्रेड की शॉट टेक्निक का यूज़ करके ब्लैक मम्बास को मारा है। इससे आपका एक्सपीरियंस गेन हुआ है और आपका लेवल अप हो गया है। और फिर ऐसे ही नोटिफिकेशन आने लगते हैं। ली बिना रुके उन्हें मारना जारी रखता है। सिस्टम नोटिफिकेशन में आता है ब्लैक मम्बा जो फॉरेस्ट के फ्रंट पर हमला कर रहे थे उन्हें तेज़ी के साथ ख़त्म किया जा रहा है और आपके सेंसेस शार्प हो रहे हैं। आपकी पावर को स्वॉर्ड में कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है जिससे आपका बैटल टैलेंट बूस्ट हो रहा है। फिर ली कुछ देर रुक जाता है और उन ब्लैक मम्बास की तरफ देखता है जिसके बारे में सिस्टम बता रहा था कि स्नेक्स को आप डराने में कामयाब हो चुके हैं। इन ब्लैक मम्बास ने आपको एक एनिमी के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। ली कहता है कि यही डर चाहिए मुझे, और वह फिर से उन्हें मारना शुरू कर देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपको ब्लैक मम्बा स्लॉटर का टाइटल दिया गया है। इस नोटिफिकेशन से ली और भी एक्साइट हो जाता है और कहता है कि यह तिलमिलाहट एक परमानंद है। क्या यह एक ऐसा एहसास नहीं है जिसे आप अनुभव नहीं कर सकते अगर आप बैटल ग्राउंड में नहीं होंगे। यहाँ तक कि आर्केडिया में यह एक ऐसी फीलिंग थी जो मुझे हमेशा सुकून देती थी और साथ में मज़ेदार भी थी। हालांकि गॉड्स की पनिशमेंट के बाद मुझे दोषी ठहराए जाने के बाद सब कुछ प्रतिबंधित हो गया। मुझे यह कहते हुए बंद कर दिया गया कि मैं दुनिया को नुकसान पहुंचाऊंगा, जैसा कि सच में ऐसा ही था। यह सिर्फ एक पैथेटिक एक्सक्यूज़ था
वे लोग सिर्फ डरे हुए थे कि कहीं एक मामूली सा ह्यूमन एक दिन उनके सिर पर ना बैठ जाए। हालांकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ली ने बहुत से मामा स्नेक्स को खत्म कर दिया था। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपकी लो ग्रेड की स्वॉर्ड स्किल अब प्रमोट होकर मैक्स लेवल पर पहुंच चुकी है और अब यह एक मिड ग्रेड की स्वॉर्ड टेक्निक बन चुकी है और उस गॉड ने आपकी आउटस्टैंडिंग स्वॉर्ड टेक्निक की प्रशंसा की है। ली कहता है कि पहले से ही सरप्राइज होने की ज़रूरत क्या है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपकी वेटालिटी खत्म हो चुकी है, तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो, किसी सेफ जगह को देखकर आराम करो। सोल कलेक्शन की स्किल एक्टिवेट हो रही है। फिर ली सभी डेड मामास की सोल को कलेक्ट कर लेता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपने फर्नेस फ्लेम का यूज़ करके ब्लैक मामास के एसेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है। आपकी 5% वेटालिटी रिकवर हो चुकी है। अब आपकी एग्जॉशन की स्थिति खत्म हो चुकी है। ली यह देखकर खुश हो रहा था, तभी फिर से मामास अटैक कर देते हैं। ली भी उन पर काउंटर अटैक कर देता है और उन्हें मारने लगता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आप में इंटरेस्ट लेने वाली गॉड्स यह नहीं समझ पा रही कि आप में किस प्रकार का टैलेंट है। ली सोचता है कि वह यह कभी नहीं समझ पाएगी। जो इंसान अभी अभी इस डंजन में एंटर हुआ है उसके पास डार्क किंग की प्रोटेक्शन होगी। मुझे यकीन है कि वह सोच रही होगी कि यह टैलेंट है या एक विशेषता है जो एक प्लेयर में डेवलप होती है जब वह पहली बार अवेकन होता है। और यह सब देखकर वह दूसरे प्लेयर्स पर इतना ध्यान नहीं देगी, भले ही वे कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हों। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एक नौसिखिए को डेटा देखने के लिए प्रिंसिपल के खिलाफ जाएगा। अगर कोई ऐसा करता भी है तो मुझे चिंता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो स्टेटस विंडो में उजागर हो चुका होता। वैसे भी डार्क किंग ने मुझ पर जो प्रोटेक्शन रखी है वह बहुत स्पेशल है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपने लास्ट मामास को मार दिया है और आपने टोटल 444 ब्लैक मामास को मारा है। इससे आपकी स्ट्रेंथ 5 पॉइंट से प्लस हो चुकी है और आपकी लो ग्रेड पॉइजन रेजिस्टेंस की स्किल मिली है। ली अपनी सिस्टम विंडो को ओपन करता है और देखता है कि उसकी स्ट्रेंथ लेवल और स्किल सब कुछ लगातार बढ़ रहा था। ली कहता है कि मेरी मैजिक पावर इतनी अचीवमेंट के बाद अपीयर हुई है, इसलिए अब मुझे अपनी स्किल्स को सही ढंग से यूज़ करना होगा। सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि एक गॉड आप में इंटरेस्ट ले रहा है, तुम उसकी फेवरेलिटी प्राप्त कर सकते हो और एक बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हो। ली कहता है, तो अब बात उसकी जिज्ञासा से मुझ पर ध्यान देने तक आ चुकी है। इंटरेस्टिंग। चूँकि मैंने अभी ब्लैक माम्बास को ख़त्म कर दिया है, तो क्या अब रेड माम्बास और ब्लडी माम्बास आएंगे? मेरे पास पॉइजन रेजिस्टेंस की पावर है, भले ही यह एक लो ग्रेड की स्किल है, पर इससे उन्हें होल्ड करना आसान होगा। ब्लडी माम्बास को ऐसी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जो एक बॉस की तरह है। सभी माम्बास डेमोनिक क्रिएचर पर राज करता है। मेरे तो यह समझ में नहीं आता कि एक न्यूबी प्लेयर जो लेवल 10 पर भी नहीं पहुंचा, वह इससे फाइट कैसे करेगा। हालांकि मैंने इसे अकेले ही मारने का मन बना लिया है। यह मेरे लिए गॉड्स का फोकस अपनी तरफ खींचने का एक सुनहरा अवसर है, लेकिन किसी भी चीज़ से ज़्यादा ब्लडी माम्बास का नुकीला दांत जरूरी है। मुझे अपनी पॉइजन रेजिस्टेंस की पावर को बढ़ाने के लिए एक शॉर्टकट की ज़रूरत है। इसकी कमी के कारण मैं गॉड्स के बैटल में हार गया था, लेकिन यह सब उस कर्ज की वजह से हुआ था, गाइया का कर्ज। मुझे उसे हराने के लिए नुकीले दांत की ज़रूरत है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपके स्वॉर्ड की ड्यूरेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए इसे नष्ट किया जा रहा है। ली कहता है, यह सौभाग्य की बात है कि यह इतनी समय तक चला। तभी अचानक ऊपर से एक ब्लेड आकर ली के सामने गिरता है। ली कहता है, ड्रैगन स्केल पैटर्न, तो इसका मतलब यह है कि गॉड्स क़यामत का वेपन है। वह क्या सोच रही है? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उस गॉड्स ने आपको एक वेपन के साथ एक बैट भी रखी है। अगर तुम फेल हुए तो वह तुम्हें मार देगी, उसका इतना समय बर्बाद करने के लिए। ली सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये लोग शुरू से मुझे यह बता रहे हैं कि मैं फेल हो गया तो मैं मारा जाऊंगा। एक राइटर केवल खुद को महत्वपूर्ण समझता है, बाकी लोगों को सिर्फ मनोरंजन। यही कारण है कि मैं गॉड से इतनी नफरत करता हूँ। लेकिन अब चीज़ें बेहतर हो गई हैं। अगर मैं अपने पत्ते सही से खेलूँ तो मैं इससे बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ और क़यामत के सर के ऊपर जाने में सक्षम हो सकता हूँ। तो यह एक बड़ी मदद होगी। वह सिस्टम से पूछता है कि ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? सिस्टम कहता है, तुम्हें उसकी बैट को एक्सेप्ट करना होगा। ली से एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट हमें उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा सभी से कह रहा था कि प्लीज़ सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो जाइए। लोग भी आपस में बात करते हैं कि क्या हो रहा है। क्या वह एक बॉस की तरह व्यवहार करना चाहता है, क्या कुछ और? वो बंदा सभी को अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मैं सेकंड लेफ्टिनेंट पार्क हुईसुंग हूँ। मैं मिलिट्री डिफेंस सपोर्ट कमांड का
एक सी रैंक का प्लेयर हूँ, क्योंकि यहाँ एक इमरजेंसी है, इसलिए सभी लोग मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करें। उनमें से एक पर्सन कहता है कि मुझे खुशी है कि यहाँ कम से कम एक प्लेयर तो है। दूसरा कहता है कि मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, पर क्या वह आदमी ठीक रहेगा जो डंजन मिशन में आते ही भाग गया था? तो पहला कहता है कि अच्छा, वह आदमी, मुझे उम्मीद है उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या वह इसलिए गया क्योंकि उसे पता था कि इससे वह बहुत पैसे कमाएगा? फिर हमें एक ब्राउन हेयर पर्सन को दिखाया जाता है जो बैठकर कुछ अलग ही सोच रहा था, और वह सभी से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास आप सभी से कहीं ज़्यादा पैसा हो? तो दूसरा पर्सन कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता? ब्राउन हेयर वाला कहता है वह आदमी एक टायरेंट है, वह एसटी ब्रांड का लीडर है। दूसरा पर्सन कहता है कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे कहीं देखा है। उसका नेचर बहुत ख़राब है, वह बहुत एरोगेंट है क्योंकि वह बहुत हैंडसम है और उसने बहुत से एड्स किए हैं। उसे तो सोने की चम्मच से पाला गया है। नहीं, फिर वह यहाँ क्यों आया है? ब्लैक हेयर वाला पर्सन कहता है मैंने सुना है कि वह एक प्रोग्रामर से रिटायर होने के बाद एक शराबी बन गया था। तुम लोग यह कभी नहीं जान पाओगे कि हो सकता है कि वह अपने जीवन से थक गया हो और यहाँ मरने आया हो। तभी एक रेड शर्ट वाला पर्सन उसे शांत करते हुए कहता है तुम चुप हो जाओ, क्या तुम अभी भी होश में नहीं हो? ब्राउन हेयर वाला कहता है मैंने क्या किया है? तभी सभी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा था कि डंजन में सभी ब्लैक माम्बास को मार दिया गया है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और एक लड़की कहती है कि सभी लोग तो सेफ्टी जोन में हैं, तो फिर मॉन्स्टर कैसे मारी गई? फिर और भी नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि वाइट वॉर्म्स, ब्लू क्रोस मारे जा चुके हैं और रेड माम्बास तेज़ी से मारे जा रहे हैं। प्लेयर ली अपने बरसर्क मोड में जा चुका है। ली का नाम सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। ब्राउन हेयर वाला कहता है कि यह कैसे हो रहा है, और गुस्से से अपने दांतों को बीच लेता है। नेक्स्ट हमें ली की तरफ दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर को मार के अपनी वैटालिटी को बढ़ा रहा था। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है हंटर सर्टिफिकेशन कैटेगरी सडन है। गॉड्स का इंटरेस्ट आप में और भी बढ़ रहा है। वह आपके टैलेंट को देखकर आपको न्यू हंटिंग स्किल देना चाहता है, हालांकि अभी अचानक आपको इसके लिए एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। 24 घंटे के भीतर ब्लडी माम्बास को एक स्वॉर्ड के साथ हराना होगा। तुम अगर फेल हो जाते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा और पास होने पर तुम्हें ईविल ड्रैगन का दांत दिया जाएगा। ली कहता है तो यह सब इस तरह निकला। कोई आश्चर्य नहीं है कि शुरू से ही इतनी दिलचस्पी दिखा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई सीरियस सिचुएशन चल रही है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो हाल ही में त्यामत और बेल मार्डुक के बीच हुए एक बैटल की याद आ गई। क्या इससे कोई संबंध है? मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर यह सच है तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। यह कोई साधारण वेपन भी नहीं है। फिर सिस्टम में इस वेपन के बारे में बताया जाता है कि यह एक सेक्रेट डैगर है। इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है। ली कहता है कि यह वही है जो मैं चाहता था, लेकिन उच्च लक्ष्य को रखना बेहतर है। फिर ली गॉड्स से कहता है क्या आप एक और कंडीशन रखने में इंटरेस्टेड हो? गॉड्स कन्फ्यूज़ हो जाता है। ली कहता है कि ओनली फॉर 30 मिनट्स। गॉड्स अभी भी कुछ नहीं समझ पाता। ली कहता है कि इस समय से मैं 30 मिनट के भीतर सभी ब्लेडी माम्बास को मार डालूंगा, क्योंकि अब मैं आपको और भी एंटरटेन कर रहा हूँ, तो मुझे एक बड़ा इनाम चाहिए। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी। ली उसे थैंक यू कहते हुए एक जायंट वॉर्म मॉन्स्टर की तरफ एक जंप लगाता है। वह मॉन्स्टर भी उस पर अटैक करता है। ली ऊपर जंप करके उसे डॉज करता है और ऊपर से ही अपने डैगर को उस वॉर्म के अंदर घुसा देता है और उस पर अटैक करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपका लेवल अप हो चुका है, स्ट्रेंथ 3 पॉइंट से बढ़ चुकी है। फिर ऊपर से एक बर्ड अटैक कर देता है। ली उसे भी एक ही बार में ख़त्म कर देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आपका स्टेमिना 2 से प्लस हो चुका है और हेवन में आपकी बैट की अफवाहें चारों तरफ फैल चुकी हैं। कुछ गॉड्स आपकी परफॉर्मेंस को सस्पिशियस निगाहों से देख रहे हैं और कुछ आपकी अगली स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं। ली कहता है अच्छा है, जितनी इंटरेस्टिंग उतना ही अच्छा। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कुछ गॉड्स आपस में बहस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको चुना है। ली कहता है ज़्यादातर गॉड्स लालची हैं, मुझे आशा है कि इनमें से एक तो डिसेंट होगा। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है आप लेवल 10 पर पहुंच चुके हैं। आप में वह टैलेंट है जिससे बहुत कम समय में एक नौसिखिए से इस लेवल तक पहुंच चुके हैं। आपका रिवॉर्ड सभी स्टेट्स +5 हो चुके हैं और एक सीक्रेट क्लास अनलॉक हो चुकी है। ली कहता है यही मुझे चाहिए था, एक सीक्रेट क्लास। मेरे पिछले जीवन में मैं एक स्पेयरमैन था, लेकिन इस बार मैं कोई नॉर्मल क्लास नहीं लूँगा, या तो ड्रैगन किंग या किंग ऑफ डार्कनेस। अच्छा होगा, लेकिन यह मुश्किल होगा। अगर यह रास्ता है तो बेरस्कर अच्छा होगा। फिर हमें बेरस्कर के बारे में बताया जाता है।
उसके पास हाई अटैक पावर होती है, परंतु वे अपनी समझदारी खो देते हैं, लेकिन कुछ उपायों से इस पर काबू किया जा सकता है। ली कहता है कि इस बेतुकी शर्त को पूरा करने के लिए बेरस्कर को चुना होगा, क्योंकि इस मॉन्स्टर को लेवल 20 के प्लेयर द्वारा भी मारना मुश्किल है। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपको इन क्लास में से चुनना होगा, स्वॉर्ड्समैन, स्पीयरमैन और मार्शल आर्टिस्ट, और चाइल्ड ऑफ ड्रैगन एंड वांडरर ऑफ डार्कनेस और रन कीपर, ये सीक्रेट क्लास हैं। ली हैरान होते हुए कहता है, क्या बर्कसर की क्लास तो यहाँ है ही नहीं। तभी अचानक से ब्लडी माम्बास उसके पीछे आ जाता है। ली सोचता है कि केवल बेसरकर की क्लास पर ही विश्वास करते हुए मैंने इस बैट की शुरुआत की थी, लेकिन यह तो ऑप्शंस में है ही नहीं। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसमें गॉड्स उससे पूछते हैं कि तुम अब शेष समय में कैसे इस बैट को पूरा करोगे। 3 गॉड्स आपकी पसंद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ली सोचता है कि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती, यह एकमात्र अन्य विकल्प है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसमें सीक्रेट क्लास रन कीपर पॉपअप होती है। ली सोचता है कि हालांकि यह अनोइंग होगा, लेकिन यह विनाशकारी पावर्स के मामले में बेसरकर से स्ट्रॉन्ग है, और यह मेरी बॉडी की कॉम्बैट एबिलिटी की भरपाई करने में हेल्पफुल होगा। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपने अपनी क्लास रन कीपर को सिलेक्ट किया है, आप अपनी क्लास को चेंज करने में सक्सेस हो चुके हैं। तभी बहुत सारे सिस्टम नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिसमें बताया जाता है कि आपकी एबिलिटी 5% बढ़ चुकी है और नए स्टेट्स इंटेलिजेंस और विल जोड़े गए हैं। आपकी क्लास स्किल लोवेस्ट ग्रेड र्यून प्रोडक्शन की है, और गॉड्स आपके डिसीजन पर बहुत शौक हो रहे हैं। अन्य गॉड्स आपके इस डिसीजन पर हंस रहे हैं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन में रन कीपर स्किल के बारे में बताया जाता है कि यह एक लोवेस्ट ग्रेड की स्किल है, जिसमें र्यून लेटर्स और र्यून प्रोडक्शन स्किल शामिल हैं। फिर इन सभी स्किल्स के लेवल्स को इंक्रीज़ किया जाता है और बताया जाता है कि यह स्किल आपकी लेवल 1 पर पहुंच चुकी हैं। ली सोचता है कि अच्छा, तो ये 2 स्किल्स मिली हैं, जैसा कि मैंने सोचा था, मुझे यही स्किल्स चाहिए थी। मेरे पास अब सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपके 30 एडिशनल पॉइंट इंटेलिजेंस में और 25 एडिशनल पॉइंट विल स्टेट में जोड़े गए हैं। तभी ब्लडी माम्बास ली को देख लेता है और उस पर अटैक कर देता है। ली इस अचानक हुए हमले से बहुत मुश्किल से डॉच करता है। तभी उसकी र्यून प्रोडक्शन स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी सक्सेस रेशियो इंक्रीज़ हो जाती है। ली अपने डैगर को अपने हाथ पर रखकर एक कट लगाता है और वह सोचता है कि यह स्किल मैंने तब सीखी थी जब मैं आर्केडिया में था। फिर वह अपने ब्लड से उस डैगर पर कुछ पैटर्न बनाता है और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि र्यून ऑफ एक्सप्लोजन टेक्निक को एक्टिवेट किया गया है, और बताया जाता है कि डिवाइन बीइंग आप क्या करने वाली हैं इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। और डैगर पर पैटर्न बनाने के बाद फाइनली वह डैगर एक्टिवेट हो जाता है, और डिवाइन बीइंग सोचते हैं कि आखिर ऐसा नौसिखिया र्यून लेटर्स के बारे में कैसे जानता है, क्योंकि तुम्हें फेलियर नहीं देगी, इसलिए बिना किसी गलती के तुमने एक ही बार में यह र्यून बना लिया है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि आपकी स्किल लेवल अप हो चुकी है और स्किल द र्यून ऑफ एक्सप्लोजन 1 मिनट के लिए 5 गुना अधिक इफेक्टिव होगी। आपकी मैजिक पावर कंज्यूम हो रही है। ली उस ब्लडी माम्बास पर अटैक करते हुए सोचता है कि अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, लेकिन यह मेरे लिए इनफ है, और वह उस माम्बास पर एक खतरनाक अटैक करता है। यह एक्सप्लोजन पूरे फॉरेस्ट में दिखाई देता है। नेक्स्ट में उन सभी लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से वह कमांडर कहता है कि यह फिर से हुआ है। तब से लगातार विस्फोट की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन यह आवाज़ बाकी की तुलना में बहुत ज़्यादा तेज़ थी। बाकी पर्सन कहते हैं, व्हाट द हेल, आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तभी सभी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है, जिसमें लिखा था कि प्लेयर ली ने बॉस रेड को शुरू कर दिया है और बॉस मॉन्स्टर ब्लडी मम्बा है। यह देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। उनमें से ब्राउन एयर वाला कहता है कि क्या बॉस रेड शुरू भी हो गई, यह कमीना हम सबको मारने की कोशिश कर रहा है। वह कमीना पहले भी ऐसा ही था, वह बस जो चाहता था वही करता था। फिर वह उस कमांडर से कहता है कि हे तुम तो कुछ करो, नहीं तो हम सब ऐसे ही मारे जाएंगे। वह कमांडर कहता है कि जैसा कि मैंने तुम सभी से पहले कहा था, जहाँ हो वहीं रहो। ब्राउन एयर वाला कहता है, लेकिन कमांडर कहता है जल्द ही यह फॉर्मेशन कोलैप्स हो जाएगी और हम सभी मारे जाएंगे। ब्राउन एयर वाला कहता है शिट। कमांडर सोचता है कि अगर मैं सही हूँ तो यह एनर्जी तभी दिखाई देती है जब कोई एक खतरनाक हमला करता है, और उसकी स्किल मेरी कल्पना से परे है। हमारे पास एक मौका है, आखिर वहाँ चल क्या रहा है जो इतनी खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशन हो रही है।
नेक्स्ट हमें ली और ब्लडी मम्बास की फाइट के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। फिर ली एक खतरनाक हमला उस मम्बा पर करता है और चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल उठती दिखाई देती है। कुछ समय बाद सभी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर होता है और बताया जाता है कि फर्स्ट बॉस मॉन्स्टर को सक्सेसफुली ख़त्म कर दिया गया है। आप सभी ने डंजन के पहले मिशन को कंप्लीट कर लिया है। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट हमें ली की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर सिस्टम विंडो डंजन रैंकिंग दिखाया जाता है, जिसमें ली 4999 पॉइंट के साथ पहले प्लेस पर और पार्क 1 पॉइंट से दूसरे स्थान पर था। और बताया जाता है कि रिवॉर्ड आपकी अचीवमेंट के बेस पर दिए जाएंगे। ली कहता है कि मैं गवाह बन सकता हूँ उन 10 किंग्स में से एक नए किंग के जन्म का। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक बाय बाय।